Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about process of channel management and process of channel designing. So first of all, let me clear the meaning of channel कि चैनल होते क्या हैं। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन कोई भी गुड्स बनाती है या सर्विसेज बनाती है तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन ने गुड्स सर्विसेज बनाए हैं उनको अपने कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जिन इंटरमीडियरीज का वो यूज़ करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, चैनल। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस तो क्या करती हैं, वो डायरेक्टली अपने गुड्स को अपने कस्टमर तक पहुंचाती हैं बिना किसी मीडिएटर का यूज़ किए, तो वो हमारा क्या होता है, डायरेक्ट चैनल। यानी कि इसके अंदर कोई भी मीडिएटर, कोई भी इंटरमीडियरी यूज़ नहीं हो रही, डायरेक्ट चैनल हम फॉलो कर रहे हैं। बट ऐसा हर केस में पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे जो हमारे फास्ट फूड्स होते हैं या फिर जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं जैसे बिस्किट है, ये सब ऐसा तो नहीं होगा ना कि पार्ले जी की कंपनी से ही आप बाय कर रहे हो, तो वो क्या होंगे, बीच में इंटरमीडियरीज का यूज़ करते हैं। जैसे होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, एजेंट्स हैं, इनका यूज़ करके ये अपने प्रोडक्ट होलसेलर को देते हैं, होलसेलर रिटेलर को दे देते हैं और फिर आप तक, कस्टमर तक वो गुड्स पहुंचते हैं। क्योंकि आप कहाँ से बाय करते हो, एक शॉप से बाय करते हो, रिटेल शॉप से बाय करते हो, और रिटेलर ने उन्हें होलसेलर से ले रखा होता है और होलसेलर ने ऑर्गेनाइजेशन से। तो इस तरीके से वो फ्लो करते हैं। तो कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि उसे कौन सा चैनल यूज़ करना है, डायरेक्ट में जाना है या इनडायरेक्ट में जाना है, और उनको कैसे मैनेज करती है, उसी की क्या प्रोसेस है, आज हम वही डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रोसेस ऑफ चैनल मैनेजमेंट, कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो चैनल यूज़ कर रही है, जो इंटरमीडियरीज को वो यूज़ कर रही है, उन्हें किस तरीके से वो मैनेज करेगी। चैनल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, डूइंग प्लानिंग, organizing, directing and controlling regarding the channel members that you are using so that आप smoothly work कर सको, that is channel management। और इसके 4 मेजर स्टेप होते हैं चैनल को मैनेज करने की। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने कस्टमर तक गुड्स पहुंचाने के लिए होलसेलर्स का भी यूज़ करती है और रिटेलर्स का भी यूज़ करती है, एंड देन डायरेक्टली वो अपने कस्टमर तक पहुंचाती है। इस तरीके से वो पहुंचाती है। तो कैसे वो इस चैनल को मैनेज करेगी कि उसके कस्टमर तक टाइमली प्रोडक्ट पहुंच जाए और बीच में कोई कन्फ्लिक्ट ना आए, इकोनॉमिकली वो मैनेज कर सके, तो उसके लिए उसे प्रोसेस ऑफ चैनल मैनेजमेंट फॉलो करना होता है। सो जिसके 4 स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले, डेवलपिंग प्रोसीजर फॉर सेलेक्टिंग इंटरमीडियरीज, कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको कितनी इंटरमीडियरीज रखनी है। आपको होलसेलर को यूज़ करना है, रिटेलर को यूज़ करना है, डायरेक्टर्स एजेंट्स को यूज़ करना है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये सिर्फ रिटेलर्स को भेजे और डायरेक्टली रिटेलर क्या कर दे, कस्टमर को करे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 लेवल चैनल। जब वो होलसेलर को दे के रिटेलर को दे रही है तो वो 2 लेवल चैनल। मान लो वो होलसेलर को दे, होलसेलर किसी एजेंट को दे, एजेंट जो है वो रिटेलर को दे और फिर कस्टमर तक पहुंचे, तो वो 3 लेवल चैनल है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना होता है कि वो किस तरीके से, कौन सा चैनल वो फॉलो करना चाहती है। तो सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी कि कितनी इंटरमीडियरीज हों। उसके बाद उन सभी इंटरमीडियरीज को क्या करना, मोटिवेट करना, ताकि वो अच्छे से सारा काम करें। अगर हमारे और उनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई झगड़ा है, कोई फाइट है, कोई भी डिसएग्रीमेंट है, तो उसे रिजोल्व करना। बिकॉज अगर कन्फ्लिक्ट होगा तो हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। अगर किसी से हमारा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमारी बात अच्छे से नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से क्या होगी, हमारी परफॉर्मेंस हैम्पर होगी। तो कोई भी कन्फ्लिक्ट है उसे सॉल्व करेंगे और फिर लास्ट में इवेल्युएट करेंगे परफॉर्मेंस को कि क्या जैसा हम चाहते थे हमारा चैनल वैसा परफॉर्म कर पाया या नहीं कर पाया। तो 1 बाय 1 हम स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, इंटरमीडियरीज को सेलेक्ट करना। यानी कि जिस चैनल को आप मैनेज करना चाहते हो, सबसे पहले चैनल में कौन कौन होगा उस चीज़ को सेलेक्ट करना हमारा क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। जिसके अंदर हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि हमें होलसेलर को यूज़ करना है, एजेंट को यूज़ करना है या फिर रिटेलर को यूज़ करना है। वही इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल लें तो हमें इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर रिप्रेजेंटेटिव को यूज़ करना है या इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर को यूज़ करना है। किस इंटरमीडियरी को यूज़ करना है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कि उनके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितने सालों से वो इस बिज़नेस में काम कर रहे हैं, उनका फ्यूचर का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, वो कितने लॉयल हैं। उनकी बेसिक एस्पेक्ट को स्टडी करके कि वो इंटरमीडियरी कैसी है, उसके बेस पे आप अपने लिए एक बेस्ट इंटरमीडियरी सेलेक्ट करते हो कि हमें होलसेलर को यूज़ करना है, रिटेलर को यूज़ करना है, डिस्ट्रीब्यूटर को यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो आपने क्या कर लिया, इंटरमीडियरी को सेलेक्ट कर लिया।
अब मान लो आपने होलसेलर रिटेलर को सिलेक्ट किया है अपने चैनल में यूज़ करने के लिए, सो दैट आप अपने प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर तक टाइमली पहुंचा सको। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जो आपके चैनल मेंबर्स हैं, यानी कि जो इंटरमेडियरीज हैं, आप उन्हें मोटिवेट रखो, क्योंकि आप उन्हें मोटिवेट रखोगे तभी तो वो सारी डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ अपना काम करेंगे। तो आपको फिर क्या करना होता है, उन्हें मोटिवेट करना होता है। फर्स्ट स्टेप सेलेक्ट करना, सेकंड स्टेप उन्हें मोटिवेट करना। अब आप मोटिवेट कैसे कर सकते हो, उनको मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी मोटिवेशन प्लस जो स्किल्स आपके पास हैं, यानी कि जिस स्किल के बेस पे आपने उन्हें सेलेक्ट किया है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, सिलेक्ट किया है इंटरमेडियरीज को। किस बेस पे किया है कि उनका क्या एक्सपीरियंस है, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, यानी कि स्किल्स के बेस पे। स्किल्स और मोटिवेशन जब मिल जाती हैं तभी वो परफॉर्मेंस अच्छी होती है। अकेली स्किल्स के साथ हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, मोटिवेशन होना ज़रूरी है। तो आप मोटिवेट कैसे कर सकते हो, उनके साथ अच्छे से कोऑपरेशन रख के मिल के डिसीजन मेकिंग करो, ताकि उन्हें ये लगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ डील कर रही है वो हमारे बारे में भी सोच रही है। तो अच्छे कोऑपरेशन के साथ आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हो, पार्टनरशिप के साथ मोटिवेट कर सकते हो। अलग अलग सेपरेट डील करने की बजाय कि ऑर्गेनाइजेशन अलग है, होलसेलर अलग है, इस तरीके से डील करने की बजाय आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करो एक दूसरे के साथ कि आप एक पार्टनर बन गए हो और दोनों म्यूचुअल गोल के अकॉर्डिंगली वर्क करो। तो उससे भी क्या हो सकता है, आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हो। उन्हें लगता है कि हम भी ऑर्गेनाइजेशन का कहीं ना कहीं एक पार्ट बन गए हैं। उनको डिस्काउंट दे के, कमीशन दे के आप कर सकते हो कि आप उन्हें जो मीन्स ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये होलसेलर को सेल करती है, होलसेलर मान लो रिटेलर को भेज रहा है और रिटेलर किसे दे रहा है, कस्टमर को दे रहा है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो वो प्राइस इंक्रीज होते जाते हैं, क्योंकि ये अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो भी इनके लगे हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो अगर ये इन इंटरमेडियरीज को, ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरमेडियरीज को डिस्काउंट देती है, यानी कि थोड़ा सस्ते में प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, तो इनका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा और ये काम करने के लिए और भी मोटिवेटेड हो जाएंगे। इस्टेब्लिश डिस्ट्रीब्यूटर काउंसिल्स, कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर काउंसिल्स बना लो, जिसके अंदर आपकी मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी कि जो आपके इंटरमेडियरीज हैं, वो मिल के म्यूचुअल डिसीजंस करें, कोई भी इशू है वहाँ पे डिस्कस कर लें। तो वो बनाओगे तो उन्हें क्या लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे बारे में काफ़ी सोचती है, हमारे लिए एक सेपरेट प्लेस बना रखा है जहाँ सारी चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं, तो वो भी मोटिवेट करेगा। और इसके अलावा बाकी डिफरेंट तरीके की प्रैक्टिसेस, कि आप लॉयल्टी प्रोग्राम करो, सेमिनार्स करो, इसके थ्रू क्या कर सकते हो, उन्हें मोटिवेट कर सकते हो। तो सबसे पहले सिलेक्ट करना, फिर उन्हें मोटिवेट करना। नाउ मैनेजिंग चैनल कन्फ्लिक्ट, कि अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट अकर होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपकी जो इंटरमेडियरीज हैं उनके बीच में किसी भी तरीके का डिसएग्रीमेंट हो रहा है, कोई भी कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसे मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है स्मूथ वर्किंग के लिए। तो आपको क्या करना है, आगे उन्हें मैनेज करना है। अब क्यों कन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्या रीजंस है कि ऑर्गेनाइजेशन और उसकी इंटरमेडियरीज के बीच में झगड़े हों या फिर कन्फ्लिक्ट हो। तो पहला, डिसिमिलर ऑब्जेक्टिव, कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है और इंटरमेडियरीज का ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया, ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने होलसेलर को और रिटेलर को एज ए इंटरमेडियरी चुना है अपने कस्टमर तक गुड्स को पहुँचाने के लिए। तो मान लो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, कि वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करना चाहती है, बट इनका मेजर ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट टर्म में मनी अर्न करना। तो बिकॉज दोनों का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो गया, तो इसकी वजह से उनकी प्रैक्टिसेस डिफरेंट हो जाएंगी और उनके बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। तो ये क्या है, पहला रीज़न है कन्फ्लिक्ट अराइज होने का, वो हमारा क्या हुआ, डिसिमिलर ऑब्जेक्टिव। नाउ सेकंड इज डिसिमिलर व्यूज़, कि उनका व्यूज़ डिफरेंट है, उनके पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, उनकी सोच अलग है, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। कि ऑर्गेनाइजेशन जो सोचती है, मान लो ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि प्रमोशन करना बहुत ज़रूरी है, जितने पैसे हम प्रमोशन में लगाएंगे लॉन्ग टर्म में हमें उतना ही बेनिफिट होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रमोशन करेंगे उतने ज़्यादा लोग अवेयर होंगे और हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। वही इंटरमेडियरीज को लगता है कि अगर उन्होंने प्रमोशन में पैसे लगाए तो इसका मतलब वो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, अपना ही प्रॉफिट मार्जिन कम कर रहे हैं। तो व्यूज़ अलग होने की वजह से भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। कस्टमर डीलिंग, ज़्यादातर क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, लार्ज जो कस्टमर होते हैं, जो लार्ज स्केल पे बाय करते हैं, उनके साथ तो खुद डील करती है, और जो स्मॉल साइज़ के कस्टमर्स होते हैं जिसमें प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता है, उनके साथ इंटरमेडियरी डील करती हैं। तो उन्हें लगता है कि जो
कम प्रॉफिट मार्जिन है वो तो हमें दिया जा रहा है, जो लार्ज प्रॉफिट मार्जिन है उसे ऑर्गेनाइजेशन खुद मैनेज कर रही है। इस व्यू की वजह से भी क्या हो सकता है, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। कमीशन टू डिस्ट्रीब्यूटर, अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे आपके प्रोडक्ट होलसेलर या रिटेलर कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कोई ना कोई कमीशन तो मांगेंगे ना, उसके लिए उन्हें पैसा तो चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन कमीशन में डिले कर रही है या फिर होलसेलर और रिटेलर ज़्यादा कमीशन आस्क कर रहे हैं जितना ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती, उसकी वजह से भी क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है। और लेस इंटरेस्ट ऑन प्रोडक्ट एंड टेरिटोरियल प्रॉब्लम, कि आपका प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ही कम है, किसका, जो हमारे चैनल मेंबर्स हैं। क्योंकि देखो ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो पार्ले की ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑब्वियसली वो पार्ले के ही प्रोडक्ट बेचेगी और किसी कंपनी के प्रोडक्ट नहीं बेचेगी। बट जो होलसेलर्स होते हैं वो पार्ले के साथ भी काम कर रहे होंगे, ब्रिटानिया के साथ भी काम कर रहे होंगे, नेस्ले के साथ भी काम कर रहे होंगे, तो उनको कोई लेना देना नहीं है कि चाहे पार्ले का ही जो प्रोडक्ट है वो बिके, कस्टमर को जैसा चाहिएगा ना वो आगे वही देंगे। तो आपके मान लो प्रोडक्ट में वो कम इंटरेस्ट दिखा रहा है, आपको लग रहा है कि वो नेस्ले के प्रोडक्ट ज़्यादा बेच रहा है, आपके नहीं बेच रहा, तो आपको क्या हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट राइज हो जाएगा उस चैनल मेंबर के साथ। तो ये वेरियस रीज़न थे जिनकी वजह से कन्फ्लिक्ट हो सकता है। अब उन्हें क्या करना है, हमें कन्फ्लिक्ट्स को सोल्व करना है ताकि आप स्मूथली वर्क कर सको। तो आप सोल्व कैसे कर सकते हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करके, कि सारी चीज़ें दोनों ऑर्गेनाइजेशन और चैनल आपस में डिस्कस करें, अच्छी कम्युनिकेशन हो ताकि कोई डिसएग्रीमेंट हो ही ना। जॉइंट गोल, म्यूचुअल गोल्स बनाएं ताकि डिसिमिलर ऑब्जेक्टिव ना रहें और कन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस किया जा सके। और मान लो कोई कन्फ्लिक्ट है भी तो आगे उसे लीगल एक्शन में जाने की बजाय किसी एक मेडिएटर को चुन लें, जो एक आर्बिट्रेटर होगा, जो उन दोनों को नेगोशिएट करा दे, उनकी सुलह करा दे। फिर लास्ट हमारा क्या था कि अगर हमने मैनेज कर लिया तो लास्ट हमारा होता है इवेल्युएट करना। इवेल्युएट का मतलब क्या है कि क्या जैसा हम चाहते थे हमारा चैनल वैसा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मान लो कि जैसा हमने सोचा था वो ऑब्जेक्टिव हम अचीव नहीं कर पा रहे, तो उसके पीछे क्या रीजंस रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके करेक्टिव एक्शन लेना। ये हमारी प्रोसेस किसकी थी, चैनल मैनेजमेंट की। तो चैनल मैनेजमेंट की प्रोसेस में 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले इंटरमीडियरी को सेलेक्ट करना, फिर उन्हें मोटिवेट करना, कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना और परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चैनल डिजाइनिंग। अभी तक हमने जो देखी वो चैनल मैनेजमेंट की प्रोसेस थी, अब हम डिस्कस करेंगे चैनल डिजाइन की प्रोसेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज प्रॉपरली अलाइंड एंड सेटिस्फाई द नीड ऑफ चैनल मेंबर्स एंड ऑल्सो द सक्सेस ऑफ इंडस्ट्रियल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। कि अगर हम चैनल को अच्छे से डिज़ाइन करेंगे ना, सबसे पहले हमें चैनल को डिज़ाइन करना पड़ेगा, तभी तो हम चैनल को मैनेज करेंगे। चैनल को डिज़ाइन करना यानी कि कितनी इंटरमीडियरी हम यूज़ करेंगे, कौन सी इंटरमीडियरी हम यूज़ करेंगे, उनका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, ये सारी चीज़ें डिफाइन करना, दैट इज़ चैनल डिज़ाइनिंग। तो चैनल डिज़ाइनिंग क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है दैट कंसिस्ट ऑफ ईदर डेवलपिंग द न्यू चैनल और मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग वन। कि आप ऑलरेडी जिस चैनल को यूज़ कर रहे हो उसी में कोई चेंजेस करोगे या फिर एक नया चैनल बनाओगे, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचाओगे, उसी के डिसीजन को हम क्या बोलते हैं, चैनल डिज़ाइनिंग करना। नाउ इसकी प्रोसेस क्या होती है, तो इसमें सबसे पहले स्टेप है एनालाइज कस्टमर नीड। कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ये देखेगी कि उसके कस्टमर की नीड क्या है और उस नीड के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, चैनल को सेलेक्ट करेंगे। मान लो उनके कस्टमर की नीड है कि उनको एक टेक्निकल प्रोडक्ट मिल रहा है और वो उन्हें टाइमली मैनर में चाहिए, तो सबसे पहली बात तो टेक्निकल प्रोडक्ट। टेक्निकल यानी कि जिसकी स्पेसिफिकेशन हो, जो आपको कस्टमर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भैया किस तरीके से यूज़ करना है और उन्हें टाइमली चाहिए। तो इस केस में आप इनडायरेक्ट चैनल यूज़ नहीं कर सकते, आपको डायरेक्ट चैनल ही यूज़ करना पड़ेगा ताकि आप टाइमली मैनर में टेक्निकल प्रोडक्ट की नॉलेज के साथ वो कस्टमर को प्रोवाइड कर सको। तो कस्टमर की नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के चैनल यूज़ करोगे, डायरेक्ट चैनल यूज़ करोगे या इनडायरेक्ट चैनल यूज़ करोगे। तो चैनल को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहला काम होता है कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना कि उनकी नीड क्या है जिसे हम चैनल के थ्रू सेटिस्फाई करेंगे। देन इस्टेब्लिशिंग चैनल ऑब्जेक्टिव, चैनल के ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करना। अब हमने कस्टमर की नीड को समझ लिया कि उनकी नीड है टाइमली टेक्निकल प्रोडक्ट उन्हें मिल जाए, तो उसी के बेस पे अपने चैनल का ऑब्जेक्टिव बनाना कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कस्टमर को गुड एजुकेशन के साथ टाइमली डिलीवरी करना। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना, उस नीड को आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी चैनल आप चुनोगे उससे क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना चाहिए उसे डिटरमाइन करना कि आपके चैनल का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, और फिर आइडेंटिफाई करना चैनल के कंस्ट्रेंट यानी कि
हर एक चीज़ के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ कमी भी होती हैं। तो कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, कुछ लिमिटेशंस, कि हर एक चीज़ के अंदर एक लिमिटेड चीज़ होती है, कोई भी लिमिटलेस नहीं है कि इसके अंदर सारी खूबियाँ या सारे बेनिफिट्स होंगी। तो ये देखना कि वो चैनल के क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, कि कंपनी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो वीडियो फैक्टर अफेक्टिंग के ऊपर है। तो ये वही 5 फैक्टर अफेक्टिंग है जो हमारे सिलेक्शन ऑफ चैनल को अफेक्ट करते हैं। तो वही चैनल के कंस्ट्रेंट को डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि हमारी कंपनी जो है, अगर वो चाहती है कि उसकी गुडविल वो खुद मेंटेन करे, उसके पास सारा कंट्रोल हो, तो अगर कंपनी सारा कंट्रोल रखना चाहती है डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, तो वो डायरेक्ट चैनल को यूज़ करेगी, अदरवाइज वो इनडायरेक्ट को यूज़ करेगी। अगर कंपटीटर्स के अकॉर्डिंग हमें सेलेक्ट करना है, तो अगर कंपटीटर ने डायरेक्ट किया होगा तो हमें भी डायरेक्ट करना पड़ेगा, कंपटीटर ने इनडायरेक्ट यूज़ किया होगा तो हमें भी इनडायरेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट कैसी है, मीन्स हमारे जो मार्केटिंग कंडीशंस हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, वो भी अफेक्ट करेंगी। कस्टमर कैसे हैं, जो लार्ज क्वांटिटी में बाय करते हैं तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट का यूज़ करेंगे। स्मॉल क्वांटिटी में बाय करते हैं कि 1 पैकेट ले लिया, 2 पैकेट ले लिए, तो हम डिस्ट्रीब्यूटर्स का यूज़ करेंगे। ऐसे ही हमारा प्रोडक्ट कैसा है, अगर टेक्निकल प्रोडक्ट है तो हम डायरेक्ट का यूज़ करेंगे, पेरिशेबल प्रोडक्ट है तो डायरेक्ट का यूज़ करेंगे। वही स्मॉल यूनिट का प्रोडक्ट है कि 5 रुपये का है, 10 रुपये का है, तो हम इनडायरेक्ट का यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ों की स्टडी हम करेंगे अपने चैनल को सेलेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हमने कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई किया, उसके बेस पे जो भी हमारा चैनल होगा वो किन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करे वो डिटरमाइन कर दिए। फिर चैनल के कंस्ट्रेंट्स को देखना, कि इन 5 को स्टडी करना कि क्या क्या उनके अंदर कितनी लिमिटेड है, वो कौन सा चैनल किस चीज़ के अंदर अच्छा है, किस चीज़ के अंदर अच्छा नहीं है। उसके बेस पे हम क्या करेंगे, चैनल्स के अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने वाले कितने ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, कि जो हमने ऑब्जेक्टिव सोचा है वो डायरेक्ट के थ्रू फुलफिल हो सकता है, होलसेलर के थ्रू फुलफिल हो सकता है, या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू फुलफिल हो सकता है। तो ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना। अब ऑल्टरनेटिव्स के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो टाइप ऑफ बिजनेस इंटरमीडियरीज। टाइप ऑफ बिजनेस इंटरमीडियरी क्या होते हैं, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये सब हमारे क्या हैं, टाइप ऑफ इंटरमीडियरीज, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। तो हम क्या करेंगे, द टाइप ऑफ बिजनेस इंटरमीडियरीज को आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने तरीके की हैं, उसमें से हमें कितनी यूज़ करनी है। देन नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज, अगर हम चाहते हैं कि हम इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन करें, कि हर जगह हमारा सामान जो है वो अवेलेबल हो, तो हमें ज़्यादा नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज का यूज़ करना पड़ेगा। इंटेंसिव का मतलब हर जगह पे, हर गली, हर शॉप पे हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल हो। सेलेक्टिव यानी कि लिमिटेड प्लेस पे अवेलेबल होगा। जैसे जो भी आपके FMCG के प्रोडक्ट हैं, आपको पार्ले जी का बिस्किट लेना है, चॉकलेट लेनी है, वो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ताकि हर जगह वो अवेलेबल हो। सेलेक्टिव जहाँ पे लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और एक्सक्लूसिव सिर्फ एक स्टोर होगा वहीं पे वो मिलेंगी, वो होता है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें जब चैनल अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करना होता है तो क्या क्या चीज़ें देखनी है, कि कितनी इंटरमीडियरीज होती है, कितनी टाइप की, जैसे होलसेलर है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, एजेंट है। नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज हमें कितनी रखनी है, और नंबर ऑफ चैनल, कि हमें 1 चैनल को यूज़ करना है, 2 चैनल को यूज़ करना है, 3 लेवल चैनल को यूज़ करना है, वो डिसाइड करना। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब इनको इवेल्युएट करना। इवेल्युएट यानी कि जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, कि हम होलसेलर का भी यूज़ कर सकते हैं, रिटेलर का यूज़ कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, एजेंट का कर सकते हैं, तो इनमें से किसे हम यूज़ करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि इसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट क्या हैं, इसके प्लस और माइनस, इसके प्लस और माइनस क्या पॉइंट्स हैं। तो वो देख के हम जो बेस्ट होगा ना, जिसके सबसे ज़्यादा बेनिफिट होंगे, उनको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। जब हम इवेल्युएट करते हैं तो 3 जो मेजर चीज़ें हैं उस पर वो फोकस करते हैं। वो क्या है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, यानी कि कौन सा चैनल हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा, किस चैनल के अंदर हम ज़्यादा कंट्रोल रख सकते हैं, और कंट्रोल किसके अंदर होता है, डायरेक्ट के अंदर होता है। ठीक है, हमेशा डायरेक्ट चैनल के अंदर ज़्यादा कंट्रोल होता है। अडप्टेबिलिटी किस में होती है, जो आपके इनडायरेक्ट चैनल होते हैं ना, वो मार्केट को ज़्यादा जल्दी अडप्ट कर लेते हैं। तो अडप्टेबिलिटी, कंट्रोल और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, उन्हें इवेल्युएट करते हो, और जो सबसे बेस्ट चैनल होता है उसे आप क्या कर लेते हो, सेलेक्ट कर लेते हो। तो ये प्रोसेस थी हमारे चैनल को डिज़ाइन करने की। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।